अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर के क्वेश्चंस। यहाँ पर एक टॉपिक जो हमने करना है उस टॉपिक का पास पेपर का सवाल भी आया हुआ है, तो हम सवाल भी कर लेंगे, साथ साथ हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और वो सवाल है शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिट स्ट्रीमिंग वाला। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिट स्ट्रीमिंग। बिट स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? जो हमारे पास डाटा आता है वो बिट्स की फॉर्म में आता है। तो व्हेन सीक्वेंस ऑफ बिट्स आर ट्रांसफर्ड दे आर कॉल्ड बिट स्ट्रीमिंग। When sequence of bits are transferred they are called bit streaming। हमारे पास जितना भी डाटा आता है यू ऑल नो वो 0 1 की फॉर्म में आता है, ऐसे ही है। इवन जो मेरी आवाज भी तुम तक पहुंच रही है वो 1 0 की फॉर्म में आ रही है, हाँ या ना? आपको याद हो हमने साउंड वाला पढ़ा था? तो साउंड वाला जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था साउंड के अंदर सैम्पलिंग होती है, याद है? एक ऐसे करके ग्राफ आ रहा था, ग्राफ के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यूज गिवन थी। हम उन एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को क्या करते थे? मैप करते थे बाइनरी के अंदर। डू यू रिमेंबर दैट? यहाँ से मैं भी आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही हमने जब साउंड की बात की थी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पर जब हम आए थे टुवर्ड्स द साउंड, मल्टीमीडिया, बिटमैप इमेजेस और वेक्टर ग्राफिक्स और साउंड। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? ये हमने पढ़ा था। अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सब? तो मेरी आवाज़ जो पहुंच रही है, तो मेरी आवाज़ इस फॉर्म में अगर मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करूं तो मेरी आवाज़ इन स्पाइक्स में आएगी। इन स्पाइक्स में से मैक्सिमम मेरा एम्पलीट्यूड कहाँ तक गया होगा? जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा जा रहा है लेट सपोज 16 तक। तो 16 को रिप्रेजेंट कराने के लिए मुझे कितनी बिट्स लगेंगी? 1 2 4 8, 8 4 12, तो 14 और 1 15, 16 को करवाने के लिए मुझे 5 बिट्स लगेंगी। तो मेरी आवाज़ अगर अभी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है 10 पे, तो 10 के लिए मुझे चाहिए होगा 8 और 2 10, ऐसे ही है। आप बात समझ रहे हो मेरी? जैसे अगर यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड 10 आ रहा है, तो 10 का एम्पलीट्यूड के लिए फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू ये है। अगले सेकंड के ऊपर मेरा एम्पलीट्यूड आ रहा है लेट सपोज 4 पे। 4 के लिए 1 2 4 है ना, 8 4 2 1, हाँ। तो 4 के लिए 0 1 0 0 आ रहा है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? यानी ये जितना भी साउंड यहाँ मौजूद है, साउंड की जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सब की सब चीज़ें बाइनरी में आएंगी। तो बिट स्ट्रीम हो रही है नहीं हो रही? स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है कि किसी भी चीज की एग्जीक्यूशन इन अ सीक्वेंस हो तो हम उसको स्ट्रीम कहते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पर बिट स्ट्रीमिंग में जो बात होती है वो ये बात हो रही है कि बिट स्ट्रीमिंग का मतलब ये है। मैंने ग्रुप चैट ऑन कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप लोग सब ग्रुप चैट पे ही मैसेज कर सकते हो ताकि आप सबके मैसेज मेरे पास एक ही जगह आ जाए। तो अभी जो बात हो रही है वो बिट स्ट्रीमिंग के हवाले से हो रही थी। तो हमारे पास देखो, बिट स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है जो हम ऑनलाइन मैच देखते हैं, मतलब लाइव मैच जिसको कह रहे हैं, तो बिट स्ट्रीमिंग यही चीज़ हो गई। तो अब बिट स्ट्रीमिंग भी दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है रियल टाइम और एक होती है ऑन डिमांड। जो हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब है, और उसके अलावा कौन कौन से हैं, एक और भी है ना, डेली मोशन। जो भी हमारे पास स्ट्रीमिंग साइट है, जैसे यूट्यूब के ऊपर हम जो भी कंटेंट देखते हैं, क्या अपनी डिमांड पे देखते हैं? आप लेट सपोज कोई वेब सीरीज देख रहे हो, आप कोई ड्रामा देख रहे हो, अब वो ड्रामा लेट सपोज रात 9 बजे लाइव आ रहा होता है, ठीक है? तो वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग है। और अगर आप नहीं देख पाते, आप बाहर होते हो, तो वो ड्रामा लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया जाता है। क्या ऐसा है? तो वो चीज़ आपकी कहलाती है बेटा ऑन डिमांड। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी चीज को लेके हमारे पास यहाँ इसका सवाल भी आ गया। तो हम ज़ाहिर है सवाल आ गया तो उससे अच्छा ये कि हमारे पास इसके पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई रियल टाइम और ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि भाई बिट स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको यहाँ से इसके पॉइंट्स भी बता दूं। तो सवाल हमसे बिट स्ट्रीमिंग का ही पूछा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बिट स्ट्रीमिंग क्या होती है। बिट स्ट्रीमिंग में आपके पास कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल बिट्स आती हैं। कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह से 1 0 की फॉर्म में आ रहा होता है ओवर द इंटरनेट। एक तो ये बात है, ठीक है? तो बिट स्ट्रीमिंग के लिए हमें हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, जो हमारा ब्रॉडबैंड कहलाता है। तो हमारे पास फाइल्स को डाउनलोड अपलोड करने के लिए हम बिट स्ट्रीमिंग करते हैं। तो अब हमें बिट स्ट्रीमिंग करने के लिए एक चीज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं बफरिंग। आप लोगों ने देखा है यूट्यूब के ऊपर जब आप यूट्यूब प्ले करते हो तो एक ग्रे बार आता है, हैव यू सीन दैट? नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं
तो हम यहाँ देखें डेस्कटॉप वाली। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट की तरफ आते हैं और प्लेलिस्ट पे हम यहाँ पे इस तरह से इस पे आते हैं। अब ये प्लेलिस्ट है, ये चलना शुरू हो गई, ठीक है। अब इस प्लेलिस्ट के ऊपर जब हम जाते हैं तो अब आप देखो पीछे इसके ग्रे बार आपको नजर आएगा। देखो क्या यहाँ पे पीछे आप लोगों को यहाँ पे ग्रे बार नजर आ रहा है? ये जब वीडियो प्ले हो रही है देखो, रेड के आगे जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जब वीडियो प्ले हो रही है तो ये पीछे आप ग्रे बार चलता हुआ देखोगे, देख रहे हो? ये ग्रे क्या है? ये बफरिंग हो रही है, वीडियो प्ले कर दी मैंने। वीडियो प्ले जैसे होगी तो अब आप देखोगे ये जो ग्रे बार है, ये वीडियो प्ले होना शुरू हो गई है और ग्रे बार जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रही है? ये बिट स्ट्रीमिंग हो रही है ना, मैंने यहाँ इसको आगे कर दिया। अब ये आगे जब चलेगा तो इसके आगे एक ग्रे बार आगे निकलना शुरू हो जाएगा, ये जैसे जैसे वीडियो प्ले होगी। आप लोग बात समझ रहे हो? तो इस चीज को हम बफर कहते हैं। तो बफर का मतलब क्या होता है? बफर की जब हम बात करते हैं तो बफरिंग ये होती है कि जो डाटा इंटरनेट से आ रहा होता है वो डायरेक्टली प्ले नहीं होता, ठीक है। स्मूथ प्लेबैक के लिए जरूरी ये है कि आपका कुछ डाटा आपके सिस्टम में मौजूद हो। वो डाटा जो इंटरनेट से आ रहा होता है वो डाटा आगे पीछे हो सकता है, यानी उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो जो डाटा आपका फाइल सर्वर से आता है यानी यूट्यूब से आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बफरिंग? ये अच्छा सवाल है मरियम का। मरियम इसकी मिसाल ऐसे समझना, आई थिंक यहाँ पर एक उसकी मिसाल दी हुई भी थी, समझो। सोर्स ऑफ डाटा स्ट्रीमिंग, सोर्स ऑफ डाटा स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि ये है मेरा फाइल सर्वर, यानी इसको यूट्यूब बोल दो। ये फाइल सर्वर है जहां से मेरे पास वीडियो प्ले हो रही है यूट्यूब से। ये बेटा मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माय कंप्यूटर। अच्छा एक बात तो आप लोग मानते हो कि कंप्यूटर की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड में फर्क होता ही नहीं होता? ऐसा होता है किसी के पास बहुत अच्छा लेटेस्ट कंप्यूटर होता है लेकिन उसका इंटरनेट स्लो होता है। ऐसा होता है कि किसी के पास इंटरनेट बहुत तेज होता है लेकिन उसका सिस्टम स्लो है। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो अब उस सूरत के अंदर अगर इंटरनेट जबरदस्त चल रहा है तुम्हारा लेकिन तुम्हारा सिस्टम ही सही नहीं है, सिस्टम की स्पीड स्लो है, तो क्या होगा? डायरेक्ट डाटा कभी भी प्ले नहीं हो सकता। जो डाटा तुम्हारा यूट्यूब से आ रहा है, एक बफर होता है। बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहां पे डाटा लाके रखा जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया के अंदर होता क्या है कि तुम्हारे पास ये जो 01 है, ये 01 यहाँ पर अगर आ रहा है, ये 0110 ऐसे करके यहाँ पर आके स्टोर होना शुरू होता है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दूं, अगर बफरिंग ना हो तो जैसा यूट्यूब से डाटा आ रहा है वैसे ही तुम्हारे कंप्यूटर पे प्ले हो रहा है, तो क्या तुम्हें ऐसा करने पे कोई इश्यूज आएंगे? विल यू फेस एनी इशू अगर मैं ये बफरिंग का कॉन्सेप्ट हटा दूं यहाँ से? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। अबीहा, अबियान, अहमद, आयशा मौजूद नहीं है, जयान, जरवा, हसनैन, हसन, आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? उमर मौजूद है या नहीं है? तो अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दें तो हमारी जो स्ट्रीमिंग होगी वो डायरेक्टली अगर हमारे सिस्टम पे प्ले होगी तो हमें एक्सपीरियंस ये नहीं होगा कभी हमारी वीडियो चलेगी कभी रुक जाएगी। अगर इंटरनेट स्लो हो गया तो वो रुक जाएगा। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग जब कोई वीडियो प्ले करते हो और वो स्लो चलती है तो आप प्ले का बटन दबा के उसको पॉज कर देते हो? उससे क्या होता है? आप देखते हो पीछे ग्रे बार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वो क्या होता है? वो ये बता रहे हैं कि ये डाटा अब तुम्हारे सिस्टम में आ रहा है। बेसिकली जो इंटरनेट से आता है उसका तुम्हारे सिस्टम में आना जरूरी है पहले। तो इंटरनेट से जब आता है तो इंटरनेट से आने के बाद तुम्हारे सिस्टम में उस डाटा को रखना तुम्हें जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मीडिया प्लेयर उसको अपनी स्पीड के हिसाब से चलाए। क्योंकि इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, वो कम ज्यादा होगा तो तुम्हारा कभी भी एक्सपीरियंस वीडियो को प्ले करने का अच्छा होगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप बफर का इस्तेमाल करते हो ताकि यूट्यूब से आने वाला जो भी डाटा है बिट स्ट्रीम, वो आपके बफर को फिल कर दे। आपका बफर फिल होता जाता है तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी स्ट्रीमिंग स्मूथ होती है। मरियम सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रही थी कि वो जैसे ये जो आप बता रहे थे ग्रे
लाइन होती है, तो वो उसमें पहले डाटा जो वीडियो का होता है वो पहले उसमें कंप्यूटर में सेंड करते हैं ताकि वो उसको लोड कर पाए। यानी राइट। कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर की स्टोरेज में जाता है, ताकि कंप्यूटर की स्टोरेज से उसको एक्सेस किया जा सके। ओके, तो वो डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं प्ले, मतलब वो पहले उसमें ट्रांसफर किया जाता है उसके बाद वो। डायरेक्ट डायरेक्ट यूट्यूब से तुम्हारे पहले सिस्टम में आता है और सिस्टम के मीडिया प्लेयर पे आता है, डायरेक्ट रन नहीं करता। अगर डायरेक्ट रन करे तो ओके। तुमने खुद भी गौर से देखा होगा, तो होता ही है कि कभी वीडियो चलती है और कभी अटक जाती है। उसकी वजह ये है कि अगर पीछे से यूट्यूब से आते हुए डाटा स्लो हो गया तो तुम सही से देख ही नहीं पाओगे। ओके, तो ठीक है। सर अगर उसकी इसकी बफरिंग की वो लिखे कि ये अगर नहीं होगा तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इसके डिसएडवांटेजेस सीधे सीधे ये होंगे कि अगर बफरिंग नहीं होती तो हमारे पास जो ये कह सकते हैं जो स्मूथनेस होती है वीडियो प्लेबैक की, वो आ ही नहीं पाएगी। जी। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रीमिंग बहुत तेजी के साथ हो रही है तो आपके पास जो भी डाटा आ रहा होगा वो बहुत तेजी से आपके सामने होके निकल जाएगा, क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग की स्पीड तेज होगी। और अगर स्लो से आएगा तो वीडियो बहुत स्लो स्लो आएगी। दोनों सूरतों में आप तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे ना। बट व्हेन इट कम्स ओके। फ्रॉम द बफर, लेकिन जब वो बफर से आएगी तो एक सेम स्पीड में आएगी। ओके, और सर जब हम उसको पॉज करते हैं तो वो लाइक जो जितने टाइम के लिए आपने पॉज किया उतने टाइम में वो लोड कर देता है उतना ऑडियो। टाइप का उतने टाइम में आपका यूट्यूब से वीडियो स्ट्रीमिंग आके आपके मीडिया प्लेयर में स्टोर हो जाता है। ओके ओके, तुम थैंक लोग यू सो मच। वीडियो वीडियो क्या है हकीकत में, वीडियो फ्रेम्स पर सेकंड है। एक्चुअल जो वीडियो है वो क्या होती है, वीडियो बहुत सारी तस्वीरों को तेजी के साथ अगर आप प्ले कर दो तो वो वीडियो होती है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर तुम लोगों ने अपने गैलरी देखी हो अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो वीडियो जब चलती है तो वीडियो में बहुत सारे फ्रेम नीचे आ रहे होते हैं, आते नहीं आते? उन फ्रेम्स के तेजी से गुजर जाने को वीडियो कहते हैं। अगर तुम बिट स्ट्रीमिंग नहीं करोगे तो बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ गुजर गए तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अगर तुमने यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बफर हटा दिया तो वो बहुत स्लो स्लो आएंगे तब भी तुम्हें मजा नहीं आएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो बिट यानी इसकी वजह से, बफर की वजह से तुम्हारा किसी भी वीडियो का प्लेबैक जो है उसका एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो कहते हैं ना कि बफर तुम्हारा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए देन द रेट एट विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। डाटा तेजी से भेजा जा रहा है, बफर का साइज ही कम है, तब भी मसला आएगा तुम्हें। ऐसा है या नहीं है? तो जितना तुम्हारा बफर होगा बड़ा, बिगर साइज ऑफ बफर, उतना ज्यादा तुम्हारा बिट रेट जो है वो मीडिया प्लेयर के ऊपर डाटा को सेंड करेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो तुम्हारे बफर का भी एक साइज लो और हाई, यानी 80% से ऊपर चला जाएगा तो वो हाई हो जाता है, और 20 से नीचे जाता है तो वो लो हो जाता है। तो ये भी इसके अंदर एक छोटी सी चीज उसने बताई। तो बिट स्ट्रीमिंग के फायदे और नुकसानात की अगर हम बात करें तो देखो, बिट स्ट्रीमिंग का फायदा ये है कि तुम्हें अपने पास लार्ज स्टोर करने के लिए फाइल्स किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। पहले अगर तुमसे पहले मैं बात करूं, यानी मेरे टाइम पे 2000 2002 2005 में अगर हमें कुछ सुनना होता था, कोई गाने सुनने होते थे, कुछ भी सुनना होता था, तो हम सीडी खरीद के लाते थे। सीडी से पहले एक जमाना था कैसेट का। अम्मा अब्बा के पुराने सामान में तुमने कैसेट्स भी देखी होंगी, और फिर उसके बाद सीडी भी देखी होंगी। अब क्या तुम सीडी खरीद के लाते हो? अब सीडी नहीं खरीदते हो, क्योंकि तुम सारा का सारा अब सब स्पॉटिफाई से, आई क्लाउड से, है ना। अब हमारे पास स्ट्रीमिंग साइट्स आ गई हैं जिनसे हम कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है लाइव स्ट्रीमिंग से कि हमें लार्ज स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। उसके अलावा हमें वीडियो को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और अलाउ वीडियो फाइल्स एंड म्यूजिक फाइल्स टू बी प्लेड ऑन डिमांड। जब तुम्हारा दिल करे तुम तब सुन सकते हो। किसी स्पेशलिस्ट हार्डवेयर की जरूरत हमें नहीं है, नॉर्मल हमारे पीसी पे चल जाता है ये बात समझ में आ रही? नुकसानात की अगर हम बात करें, अगर हमारा इंटरनेट या ब्रॉडबैंड उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हम बिट स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, एक बात। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे पास इनसुफिशिएंट बफर की कैपेसिटी है या स्लो ब्रॉडबैंड है, तो तुम्हारी ऑडियो और वीडियो जो है वो बहुत अच्छी नहीं चलेगी। तुम्हें बार बार पॉज करके अपने बफर को भरना पड़ेगा, जब वो भरेगा तो फिर चलेगा। ये बात समझ में आती है? फिर स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हारे पास बैंडविड्थ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब होता है तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जितनी अच्छी होगी। नहीं नहीं, बिट स्ट्रीमिंग बफरिंग से सेम नहीं है, बफरिंग एक अलग चीज है। बफर तुम्हारे पास स्टोरेज एरिया होता है। अगर आप बफर की बात करो तो मैंने लिखा हुआ भी है कि बफर जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, ये एक एरिया है। और बिट स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस,
तो ये सीक्वेंस ऑफ 0 1 एक लॉजिकल सी चीज है, और बफर जो है वो फिजिकल मौजूद होता है। तो तुम 3 3 भी याद करोगे तो ये सही रहेगा। ठीक है। बाकी सिक्योरिटी रिस्क भी तो लगा रहेगा, अगर तुम कोई भी चीज ओवर द इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो वो तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। तुम कोई डाउनलोड करने जा रहे हो कोई ऑडियो वगैरह, तो मसला ये हो सकता है कि तुम ऑडियो डाउनलोड करने के लिए जा रहे हो, पता चला उसमें वायरस निकल आया, तो दैट कैन बी हैव अ प्रॉब्लम ऑन इट। और उसके अलावा कॉपीराइट इश्यूज भी हमारे पास यहाँ पे बेटे स्ट्रीमिंग में आ सकते हैं। तो ये चीज भी हमने पढ़ ली। बेटा तुम लोगों को समझ में आई ये बात? टॉपिक भी कवर हो गया, पास पेपर का सवाल भी अब हो जाएगा। सब सुन रहे हो, जाग रहे हो? अब ऑन डिमांड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑन डिमांड का मतलब यही है कि तुमने क्या करना है, तुमने करना है कि डिजिटल फाइल्स स्टोर्ड ऑन सर्वर, यानी यूट्यूब का सर्वर है, उसके ऊपर सारी की सारी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। दे आर कन्वर्टेड टू अ बिट स्ट्रीमिंग। जब वो हमारे पास आती है तो 0 1 की फॉर्म में ही होंगी ना, ऑडियो हो वीडियो हो। ठीक है। कॉपीराइट से याद आया, देयर आर 2 3 मार्क्स रिलेटेड टू डिफाइनिंग व्हाट कॉपीराइट इज। हाँ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक, तो ये बात आ गई। अ लिंक टू इनकोडेड वीडियो और अ म्यूजिक फाइल इज प्लेस्ड ऑन द वेब सर्वर टू बी डाउनलोडेड। तो फिर हमारे पास उसका जो वीडियोस होती हैं उसका एक लिंक भी आता है। ठीक है। जो वेब सर्वर पे मौजूद होता है। यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक एंड द वीडियो फाइल इज डाउनलोडेड इन अ कंटिन्यूअस बिट स्ट्रीम। तो ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि हम वो फाइल्स जो है वो अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑन डिमांड होती है। तो ये इज ब्रॉडकास्ट टू द यूजर व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको अगर कोई मैच की हाईलाइट देखनी है, आप सुबह मसरूफ थे, तो आप जब घर आए शाम में तो आपने ऑन डिमांड जो है वो अपनी मर्जी से देख ली। इट इज पॉसिबल टू पॉज रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो इफ रिक्वायर्ड। अब आपने देखा कि यार मैच थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपने अपनी मर्जी से 3 4 ओवर्स बढ़ा दिए, तो आप उसके अंदर पॉज रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। हालांकि रियल टाइमिंग स्ट्रीमिंग में ऐसा नहीं होता, अगर मैच आ रहा है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड थोड़ी कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? रियल टाइम स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जो भी इवेंट हो रहा है, जैसे फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच, कबड्डी का मैच, हॉकी का मैच, तो वो सारा का सारा कैमरा और माइक्रोफोन कैप्चर करते हैं और कंप्यूटर पे भेज देते हैं। फिर वो वीडियो सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होता है, यानी इनकोड होता है। या इनकोड से मुराद बेटा 0 1 में तब्दील होना है। हमारे सामने तो बज़ाहिर तस्वीर है, लेकिन पीछे तो हमने यही पढ़ा है ना 0 1। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि किस तरह से तस्वीर 0 1 में तब्दील होती है। तो वो जो तस्वीर लाइव कैप्चर हो रही है, वो तस्वीर 0 1 में तब्दील होके मीडिया फाइल में, ठीक है, टू अ स्ट्रीम मीडिया फाइल, और फिर वो मीडिया फाइल में स्टोर हो जाती है। द इनकोडेड फाइल इज अपलोडेड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द डेडिकेटेड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर। तो डेडिकेटेड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर होते हैं, जैसे जो आपके लाइव चैनल्स दिखाते हैं उनके अपने डेडिकेटेड वीडियो सर्वर होते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि आपके पास जब चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर तकरीबन 1 से 2 मिनट का डिले आ रहा होता है। कभी नोटिस किया है? जो आपका लाइव चैनल आ रहा होता है उसको अगर आप यूट्यूब पे देखते हो लाइव, एक चैनल है जो आपका नॉर्मल केबल टीवी पे आ रहा है, और आप जब उसको यूट्यूब पे लगाते हो तो कभी एक्सपीरियंस किया है? वो 1 से 2 मिनट के डिले पे होता है। वो 1 से 2 मिनट का डिले क्या होता है कि वो जब फाइल कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए आपके पास भेजी जाती है तो इसको इनकोड किया जाता है, तो उस इनकोडिंग की वजह से उसमें 1 से 2 मिनट का डिले आता है। क्या ये बात आपने देखी है? मैच हो रहा है तो अचानक से शोर होता है, अगर आप उसको अपने मोबाइल पे देख रहे हो तो आपके पास बैट्समैन थोड़ा 1 मिनट बाद आउट होता है, लेकिन अगर आप टीवी पे देखो तो वो फौरन से आउट हो जाता है। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग अगर आप ओवर द इंटरनेट कर रहे हो तो उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत डिले आता है। वो इसी वजह से आता है कि जो वीडियो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो रहा होता है 0 1 के अंदर। बच्चों बात समझ रहे हो? तो फिर जो आपका डेडिकेटेड वीडियो सर्वर होता है वो इनकोड कर, द सर्वर सेंड्स द इनकोडेड लाइव वीडियो टू द यूजर डिवाइस। फिर आपके डिवाइस के ऊपर वो जो वीडियो इनकोड हुई हुई होती है वो आना शुरू हो जाती है। और आखिर में कहते हैं सिंस द वीडियो फुटेज इज लाइव इट इज नॉट पॉसिबल टू पॉज रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड। क्योंकि वो लाइव चल रही होती है तो इसको पॉज या फास्ट फॉरवर्ड करना जो है वो मुश्किल होता है। ये हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे बिट स्ट्रीमिंग, रियल टाइम स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग और बिट स्ट्रीमिंग के फायदे और नुकसान ये हमने सारे डिस्कस कर ली। क्या आप लोगों को ठीक से समझ में आए? अबियान, अहमद, बिलाल, फरहाना, हमजा, हसन, हसनैन, हसान मिर्जा, इब्राहिम, अशरफ, फसी, मरियम, वलीद, मूसा, अनस, ताहा, जयान, जरवा, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो अब हम वापस आ जाते हैं इसके सवाल की जाने। तो यही सवाल आया था। तो अब मुझे जरा देख के बताओ कि इसने बोला ना व्हाट इज मेंट बाय बिट स्ट्रीमिंग, क्या जवाब दोगे? यहाँ से देख के बताओ, अभी हमने पढ़ा है ना। तो व्हाट इज मेंट बाय बिट स्ट्रीमिंग,
क्या जवाब दोगे? राइट योर आंसर्स बिट स्ट्रीमिंग के बारे में क्या लिख सकते हो? क्या आपको सामने नजर आ रहा है क्या फरमा रहा है ये बिट स्ट्रीमिंग के बारे में? यहाँ देखो ना, इसने लिखा हुआ आ रहा है कि भाई बिट स्ट्रीमिंग इज अ कंटीग्यूअस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल बिट्स सेंट ओवर द इंटरनेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि बिट स्ट्रीमिंग के बारे में अगर हम ये लिखना चाहें ओवर एयर, ये आपके पास मई जून 24 रेफरेंस लिख लो, मई जून 24 11, मई जून 24 11, ठीक है। और उसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मई जून 24 11 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ई है। तो बिट स्ट्रीमिंग में हमने देखा कि ये कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग ऑफ बिट्स होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन यहाँ से। तो हम यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बिट स्ट्रीमिंग इज अ कंटीग्यूअस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल बिट्स सेंट ओवर द इंटरनेट। ये चीज आप लिख लेते हैं। कंटीग्यूअस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल बिट्स सेंट ओवर इंटरनेट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने एक चीज लिख ली। आगे चलते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड ऑन डिमांड, लेकिन बताओ मुझे, चैट पे लिखो कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्या क्या होता है, बताओ। ये तो हमने बात कर ली ना, अब मुझे बताओ कि भाई रियल टाइम और उसके डिफरेंसेस क्या हैं। तो अभी हम पढ़ के आए ना कि डिफरेंसेस बिटवीन रियल टाइम एंड ऑन बिट, क्या दो दो पॉइंट्स हैं, जरा बताओ, लिख के बताओ। बिल्कुल सही बताया ध्यान ने, बाकी बच्चे भी तो बताए ना बेटा। तो रियल टाइम में ये होता है कि हम पॉज, रियल टाइम के अंदर हम रीवॉच नहीं करते ना। हम यहाँ लिख सकते हैं कि रियल टाइम कैन नॉट बी रीवॉच्ड, उसको दोबारा नहीं देखा जा सकता उस वक्त जब हम ऑन डिमांड की बात करते हैं। रीवॉच्ड, और हम जब बात करते हैं ऑन डिमांड की, ऑन डिमांड के अंदर हम उसको पॉज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड कैन बी पॉज्ड और रीवॉच्ड। क्या ये बात समझ में आती है? एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अब हम ये बात ये कह सकते हैं कि रियल टाइम जो होती है वो डायरेक्टली सोर्स से आती है, ठीक है। ऑन डिमांड जो होती है वो पहले ही से रिकॉर्डेड होती है या डाउनलोडेड होती है ताकि उसको बाद में देखा जा सके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखा होगा ना कि रियल टाइम जो होती है वो डायरेक्टली फ्रॉम वहां से आती है, इवेंट से। तो अभी हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रियल टाइम इज डायरेक्ट, बिट्स आर ट्रांसफर, बिट्स तो दोनों में ट्रांसफर होती हैं। तो रियल बिट्स बिट्स ट्रांसफर तो दोनों तरफ ही होता है ना। तो रियल टाइम इज डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, वेयर एज ऑन डिमांड इज प्री रिकॉर्डेड, ऑन डिमांड प्री रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, टू व्यू लेटर, ताकि उसको बाद में देखा जा सके। बच्चों, यहाँ तक की बात सारी क्लियर है? तो बताओ, मैं आगे जाऊँ। सबने लिख लिया? बेटा आ जाओ, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, मई जून 2024 1 2, मई जून 2024 1 2। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी अबाउट द थिक एंड थिन क्लाइंट। ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। इसमें थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट के बारे में हम देखते हैं। आप लोगों को याद है कि यहाँ पे कहता है द एग्जाम
मार्कर्स यूज सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स एज अ थिन क्लाइंट। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको थिक और थिन क्लाइंट के बारे में याद होना चाहिए। तो क्या होता है, किसी को याद है थिक और थिन क्लाइंट? अगर यहाँ देखो तो आपको थोड़ा बहुत याद भी आ जाएगा। ये याद है थिक और थिन क्लाइंट? तो यहाँ से देख सकते हो, तो थिन क्लाइंट वो होता है जो हमेशा रिलाय करता है रिमोट सर्वर और कंप्यूटर के ऊपर। और थिन क्लाइंट के लिए हमें लोकल रिसोर्सेज कम चाहिए होती है। मैंने बताया था ना, थिन क्लाइंट की एग्जांपल गूगल क्लासरूम या फिर गूगल ड्राइव है ना। उसके लिए हमें गुड स्टेबल इंटरनेट चाहिए होता है, और ये रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। तो यहाँ आते हैं, वो कहते थे एग्जाम मार्कर्स यूज सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट एज अ थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट के ऊपर एग्जाम मार्कर जो है वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम को मार्क करने के लिए। कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिन क्लाइंट। अब वो जो हमने पीछे देखी है वो सारी की सारी थिन क्लाइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही बात कर रहा था। तब अगर हम बात करें भाई थिन क्लाइंट की, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि डिस्क्राइब हाउ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर। तो अगर हम थिन क्लाइंट की बात करें तो यहाँ देखो ये थिन क्लाइंट के बारे में इसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो थिन क्लाइंट के बारे में और क्या क्या पढ़ा था हमने, यही देखा था कि थिन क्लाइंट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है हैविंग एक्सेस टू द सर्वर। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास थिन क्लाइंट जब तक काम नहीं करेगा जब तक ये तमाम सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। थिन क्लाइंट की एग्जांपल वेब सर्वर है, जो नहीं चलेगा उसका लिमिटेड एक्सेस होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें कि अब पेपर चेकिंग की बात आ रही है ना, ठीक है ना। अब पेपर चेकिंग की जब बात आ रही है तो पेपर चेकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर ये यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। तो अब सेंट्रल सर्वर की बात कर रहा है, एग्जाम स्क्रिप्ट वगैरह उसके ऊपर स्टोर हो रही है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, उसने कहा है डिस्क्राइब हाउ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो डाटा जो होता है वो सेंट्रल सर्वर पर रखा होता है ना। तो थिन क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर, थिन क्लाइंट की बात कर रहा है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो रिलाई करता है, क्लाइंट कंप्यूटर यानी जो एग्जामिनर है। अच्छा यही सवाल था, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ना इसका। तो हम यहाँ अगर थिन क्लाइंट की बात करेंगे तो हम थिन क्लाइंट के अंदर क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स थिन क्लाइंट की ये होती है कि जो हमारा क्लाइंट का कंप्यूटर होता है वो सर्वर को एक्सेस करने पे रिलाई करता है। यानी मैं एज ए एग्जामिनर अगर काम कर रहा हूँ सीआई का, तो मुझे एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिससे मैं पोर्टल पे लॉगिन करूंगा, और वहां से मेरे पास बच्चों के एग्जाम की स्क्रिप्ट इनेबल हो जाएंगी। क्या ये बात मानते हो? चलो मैं एग्जाम मिसाल की बात करता हूँ, गूगल क्लासरूम है। अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा मैं गूगल क्लासरूम पे तुम्हारे पेपर चेक कर सकता हूँ? नहीं करूंगा ना। तो मैं क्लाइंट हो गया ना। अभी गूगल क्लासरूम जो गूगल है वो उसका सर्वर है। तो क्लाइंट कंप्यूटर इज रिलाइंग ऑन एक्सेस टू सर्वर। तो रिलाइज ऑन क्लाइंट कंप्यूटर रिलाइज ऑन एक्सेस टू सर्वर। कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम मुझे अपलोड वो कर रहे होते हो, पेपर अपलोड कर रहे होते हो, टेस्ट अपलोड करते हो, तुम कहते हो सर अभी हो नहीं रहा, मसला आ रहा है। तो इसका मतलब है तुम्हारा कंप्यूटर रिलाई कर रहा है ना सेंट्रल सर्वर पे। सेंट्रल सर्वर लेट्स सपोज काम नहीं कर रहा। तो अब जो एग्जामिनर है, मैं एग्जामिनर हूं, अगर मेरा कंप्यूटर रिलाई कर रहा है सेंट्रल सर्वर पे, तो अब मैं मार्किंग नहीं कर सकता अगर सर्वर सही काम नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आती है? तो उसका डिस्क्रिप्शन में यही लिखूंगा ना कि एग्जामिनर कैन नॉट मार्क, एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जामिनर कैन नॉट मार्क, एग्जामिनर मार्क नहीं कर सकता इफ देयर डिवाइस कैन नॉट एक्सेस द सर्वर। अगर मेरी डिवाइस के ऊपर गूगल क्लासरूम खोल ही नहीं रहा तो मैं तुम्हारा मार्क चेक ही नहीं कर सकता। तो इफ कैन नॉट मार्क डिवाइस इफ देयर डिवाइस कैन नॉट एक्सेस द सर्वर, कैन नॉट एक्सेस द सर्वर। बच्चों समझ में आ रही है बात तुम लोगों को? ठीक है। और उसके अलावा मैं रिलाय करूंगा देखो दो चीजें, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इंटरनेट अच्छा चल रहा हो लेकिन सर्वर की तरफ से मसला हो, ऐसा हो सकता है कि गूगल किसी टाइम पे डाउन हो सकता है। दूसरी चीज जो बता रहा है यहाँ पे, इसका एक एक मार्क हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि यार इंटरनेट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अब मैं क्लाइंट हूँ, आई एम ए क्लाइंट, तो मैं यहाँ पे ये बात भी तो लिख सकता हूँ कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है दैट इज माई कंप्यूटर, तो क्लाइंट कंप्यूटर हैविली
रिलाई ऑन इंटरनेट कनेक्शन। अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी बंद हो जाए तो मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगा ना तुमसे, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ही सही नहीं हुआ तो मैं कैसे मार्किंग कर पाऊंगा पेपर को, ठीक है। तो मार्किंग सॉफ्टवेयर विल नॉट ऑपरेट। तो ये जो मैं अभी तुम खुद देखो, अभी मैं आईपैड पे पेंसिल से लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं इसी तरह चेकिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो मैं ऑनलाइन कैसे करूंगा चेकिंग। तो फिर जो मार्किंग सॉफ्टवेयर होगा, द मार्किंग सॉफ्टवेयर, द मार्किंग सॉफ्टवेयर विल नॉट ऑपरेट, विल नॉट ऑपरेट। तो मार्किंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट ही नहीं करेगा, विल नॉट ऑपरेट विदाउट नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस जब होगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। बताना बच्चों, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये दो सवाल हो गए। ये 4 मार्क का सवाल, 4 मार्क का जो था ये हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, तुम लोगों ने लिख लिया ना? नहीं, बोथ सेम नहीं हो सकते मरियम, उसकी वजह ये है, मेरा इंटरनेट चल रहा है लेकिन गूगल क्लासरूम सही नहीं चल रहा, तो मसला हो सकता है ना। दो अलग बात है। पहले वाले में वो कह रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर रिलाइज ऑन एक्सेस टू सर्वर, अगर सर्वर ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मसला होगा ना। कभी तुमने ऐसा नोटिस किया होगा कि किसी वेबसाइट का तुम इस्तेमाल कर रही हो और किसी एक दिन वो वेबसाइट सही काम नहीं कर रही, तो इसमें तुम्हारे इंटरनेट का थोड़ी कसूर है, तुम्हारा तो इंटरनेट सही चल रहा है, वहीं से एक्सेस नहीं मिल रहा ना बेटा, ऐसा है ना। तुम लोगों ने लिख लिया ये सब, बताना मुझे, मैं आगे जाऊंगा। तो वो सर्वर इशू होगा, इंटरनेट तुम्हारा सही चल रहा है। समटाइम इट हैपेंस कि तुम्हारा इंटरनेट सही चल रहा होता है लेकिन तुम्हें जो है ना, मतलब आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है बट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है कि मैं विंडोज, ये अपना क्या कहते हैं गूगल क्लासरूम है, मेरा अपना इंटरनेट सब सही चल रहा है लेकिन मैं गूगल ये जो सर्विस है तुम्हारी क्या कहते हैं गूगल क्लासरूम, इसको सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो उसकी वजह यही होती है कि मैं जो है ना वो गूगल सर्वर बैठा हुआ होता है, इट हैपेंस, किसी मेंटेनेंस की वजह से, किसी और चीज की वजह से वो काम नहीं कर रहा। जैसे जूम में इशू आ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो। तो अब जूम इज द सेंट्रल सर्वर। अब जूम, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, तुम्हारा सही चल रहा है, हम आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि जूम के सर्वर में गड़बड़ है। अच्छा एग्जाम्पल तुमने याद दिलाई मुझे। डेटा ट्रांसमिटेड ऑन द इंटरनेट पासेस थ्रू द मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स, जाहिर है राउटर के जरिए आगे जा रहा होता है आगे पीछे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ राउटर इन द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, है ना। हाँ, ये थिन क्लाइंट था। तो अब ये तहा ने जवाब दिया, वेरी गुड तहा। अब जो अगला सवाल है हमारा, वो यही आ रहा है कि भाई हमारे पास जो राउटर होता है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है थ्रू द इंटरनेट। वो करता है कैसे, वो हम देख लेते हैं। ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले उसका डाटा को रिसीव करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ पैकेट, और उसके बाद उस पैकेट पे उसको ये तलाश करना है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, ऐसे ही है, ये तो कहानी है। और फिर उसको रिसीव करके वो फॉरवर्ड कर देगा अगले पैकेट पे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी दराज की, कि आपके पास दराज के ऊपर जब आप ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर रिसीव होता है, वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद जिस एरिया में आप उसको पहुंचाना होता है तो उस जोन में भेज दिया जाता है। वहाँ जाने वाले अलग अलग राउटर होते हैं, राइडर्स होते हैं, नॉर्थ जोन का अलग होता है, साउथ जोन का अलग होता है। तो वो बेसिकली क्या काम करते हैं, वो जो राउटर राइडर्स होते हैं वो राउटर की तरह ही काम करते हैं। तो वो पैकेट को रिसीव करते हैं, बहुत सारे पैकेट वो रूम में चले गए, पैकेट पड़े हुए, उसमें से वो ये देखेंगे कि भाई अगर नॉर्थ साइड जाना है उन्होंने तो नॉर्थ साइड के तमाम राउटर्स उठा लेंगे, पैकेट्स उठा लेंगे। तो यहाँ पर अब आप लिखने शुरू करो नंबर 1 कि डिस्क्राइब द रूल ऑफ राउटर। तो रूल ऑफ राउटर ये होता है कि इट रिसीव पैकेट फ्रॉम इंटरनेट, लिखो इट रिसीव्स, इट रिसीव्स पैकेट फ्रॉम इंटरनेट। ये पैकेट रिसीव करता है इंटरनेट से, ठीक है। उसको एनालाइज करता है, एनालाइज डेस्टिनेशन, एनालाइज द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को एनालाइज करता है, उसका जो भी आईपी एड्रेस होता है कि भाई कहाँ लेके जाना है, आईपी एड्रेस ऑफ ईच पैकेट। ये तुम्हारे 2 मार्क्स वैसे ही हो गए, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे। और फिर उसको ये फॉरवर्ड करता है, तो उसको मिलने के बाद क्या करता है कि फॉरवर्ड द पैकेट टुवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड द पैकेट टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन।
ठीक है, तो ये सारी चीजें करता है। तो उसके अंदर राउटिंग टेबल का भी इस्तेमाल होता है। तो चौथा पॉइंट मैं लिख देता हूँ, यूजिंग द राउटिंग टेबल। तो उसके पास एक राउटर के अंदर हमेशा एक राउटिंग टेबल होता है। अभी भी मेरे राउटर के अंदर, आपके राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल है। जो आने वाले, अभी भी आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे होंगे, घर में अम्मी के पास आ रहे होंगे, अब्बू के पास आ रहे होंगे, बहन के पास, भाई के पास। तो राउटिंग टेबल की वजह से ही करेक्ट डेस्टिनेशन तक हम सबके पैकेट्स पहुंच रहे हैं। तो राउटर ये भी करता है कि मोस्ट एफिशिएंट रूट भी फाइंड आउट करता है। बेटा यहाँ तक की बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आ रही हैं? बताना मुझे। सब जाग रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। तो राउटिंग टेबल वाली बात कर रहे थे तुम, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास एक फिंग सॉफ्टवेयर आ गया। फिंग सॉफ्टवेयर में बता रहा है कि अभी कितनी डिवाइसेस मेरी कनेक्ट हैं। नजर आ रहा है तुम्हें? मेरा डेस्क, ये अपना मेरा डेस्कटॉप है, जो पीसी जिससे पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, ये आ रहा है। मेरा मोबाइल फोन है। तो ये मेरे पास डिवाइसेस हैं अभी। तो इससे मुझे स्कैन अगर करूंगा, या आई थिंक कल रात वाला होगा, अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो डिवाइसेस यहाँ बता रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, आ रहा है ये? ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से मोबाइल जो है ना वो हो रहे हैं। तो मेरा एक राउटर है जो 192.168.100.1 है। कैन यू सी दैट? तो अब मुझे अगर कोई मैसेज करेगा ना, तो पहले 192.168.100.1 पे आएगा। सही है? वो राउटर पे आएगा। राउटर से ये जो मेरा मोबाइल फोन है ये 100.4 है। तो अगर तुम मुझे कोई मैसेज करते हो, तो पहले राउटर के ऊपर आएगा 100 पे, और 100 के बाद उसके पास एक लिस्ट बनी होगी। अब ये 104 मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरे मोबाइल का मैक एड्रेस है। उसके बाद ये मेरा कौन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस है। ठीक है। तो अभी जो मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, तो व्हाट्सएप डेस्कटॉप खुला हुआ है मेरे पास, और मेरा मोबाइल भी खुला हुआ है। तो जब राउटर के पास कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, तो वो इसे मेरे मोबाइल पे भी भेजेगा, और वो इसे मेरे इस पे भी भेजेगा, है ना, भेजना है उसको, जो उसका काम है। तो आप यहाँ देख सकते हो 192.168.100.1 ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे आईपी मिल रहे हैं। हर डिवाइस को डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अब यहाँ से मैं इसका एक्सेस भी रोक सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये जैसे आ रहा है, तो अब यहाँ पर मैं इसका एक्सेस भी स्टॉप या वो कर सकता हूँ। तो खैर, समझाने वाली बात ये है कि हमारे पास जब मैसेज आता है, तो हमारे राउटर के ऊपर जब आता है, तो 100.1 के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस अभी आए हुए होंगे। बट उसमें से कौन सा मैसेज मेरे लिए है, कौन सा मैसेज मेरे घर में दूसरे मोबाइल फोन्स के ऊपर आना चाहिए, वो जो क्रिएट होता है वो राउटिंग टेबल की वजह से होता है, जिसमें हर आईपी के साथ उसका मैक एड्रेस गिवन होता है। तो कोई भी मैसेज मेरे राउटर पे आ रहा है, सब सब मेरे लिए तो इंटेंडेड नहीं होते ना। घर में रहने वाले दूसरे भी जो लोग हैं, उनको भी तो मैसेज पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होगा, राउटिंग टेबल इस्तेमाल होगा, जो राउटिंग टेबल के अंदर हर आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसका मैक लिखा हुआ होगा। तो जब आप मुझे कोई मैसेज करते हो ना, तो वो पहले आईपी एड्रेस पर आने के बाद राउटर पे फिर वो तलाश करेगा मैक एड्रेस को। जब उसको करेक्ट मैक एड्रेस मिल जाएगा, तो वो मेरे मोबाइल पर डिलीवर हो जाएगा। अब आ रही है बात समझ में? बताना मुझे बच्चों। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आई? ये बात बताना। ठीक है, तो ये बात तो अभी हमने डिस्कस कर ली। जो सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या होता है राउटिंग टेबल, वो बता दिया। सीआई के एग्जाम देने के और दो चार हॉल हैं। अब आप अपना वो लेके जाते हो ना, आपका कैंडिडेट नंबर होता है। अब एक बंदा खड़ा हुआ है, उस बंदे के हाथ में एक लिस्ट होती है। अब आप जाके बताते हो यार मेरा नंबर है 42912, है ना। तो अब उसके पास चारों हॉल्स की कैंडिडेट की सीटिंग अरेंजमेंट की लिस्ट होगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट की लिस्ट में से उसको पता होगा यार 42 वाला सीक्वेंस जो है वो हॉल नंबर 3 में बैठ रहा है, ऐसा है। तो वो देखकर वहां से तुम्हें बता पाएगा ना कि भाई ये वाला बंदा जो है, इसको मुझे हॉल नंबर 1 में भेजना है या 2 में भेजना है। राउटिंग टेबल एड्रेस डिवाइस का शो करता है या हमारा एड्रेस? वो हमारा, देखो, वो तो पहले आईपी एड्रेस तो हमारा ही होगा ना। जो हमारे राउटर का आईपी एड्रेस होगा उस पर पहुंचेगा। वहां से पहुंचकर फिर उसे आगे कहाँ लेके जाना है, वो राउटिंग टेबल से डिसाइड होता है। तो राउटिंग टेबल बेसिकली जो पैकेट हमारे पास ओवर द इंटरनेट आते हैं, उसके आईपी एड्रेस के जरिए हमारे राउटर तक पहुंचता है। फिर राउटर डिटरमाइन करता है कि उसको किसको भेजना है। तो वो फिर उसी हिसाब से डिफरेंट डिवाइसेस के मैक एड्रेस को देखते हुए फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बच्चों जाग रहे हो? ठीक है, इसको फिर आगे लेके चलते हैं। मतलब डेटा से मुराद तस्वीर आ रही है, वीडियो आ रही है, वॉइस कॉल आ रही है। अब तुम अगर मुझे कॉल करोगे व्हाट्सएप पे, तो वो चीज़ मेरी अम्मा के मोबाइल पे थोड़ी कॉल बजेगी। टेक्स्ट भी, मतलब यही है।
तो वो तो ज़ाहिर है मेरे ही मोबाइल पे बजेगी ना, तो उसका मतलब ये क्या है कि राउटिंग टेबल की वजह से ही, राउटिंग टेबल में ये पता होता है कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी दिया गया और उसका मैक कौन सा है। तो करेक्ट डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट तक जो है वो राउटिंग टेबल की वजह से ही पहुंचते हैं। बेटा एक सवाल और है, मई जून 2024 का, मई जून 2024 का, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी हमने पढ़ा हुआ था, याद है तुम लोगों को, पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड। अब तुम्हें एक बात और भी समझ में आएगी कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब यानी चैप्टर नंबर 1 जैसे इंपॉर्टेंट था, इसी तरह आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हर साल का सवाल मौजूद है। अब यहाँ पे उसने प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड की बात की है। आपको याद होगा पब्लिक क्लाउड वो होता है जो जिसका एक्सेस सबके पास होता है, और प्राइवेट क्लाउड वो होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो डाटा होता है प्राइवेट क्लाउड उसके अंदर सेंसिटिव डाटा रखते हो। तो अगर हम प्राइवेट क्लाउड की अगर हम बात करें, डिफाइन अ टर्म प्राइवेट क्लाउड, कोई बता सकता है क्या होगा यहाँ? डिफाइन अ टर्म प्राइवेट क्लाउड। अ मल्टीमीडिया डिजाइन कंपनी हैज एन ऑफिस विद लैन, लैन कैन हैव 20 devices connected with cables. द कंपनी हैज अ प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। ऐसा होता है कि कंपनी अपनी प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज रखती है जहाँ पे वो सब अपना अपना डाटा डाल सकते हैं। डिफाइन द टर्म प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ये एक डेडिकेटेड स्टोरेज होती है ऑन अ रिमोट सर्वर विच इज ओनली अवेलेबल टू द कंपनी। तो ये जो है सिर्फ कंपनी को होती है, ठीक है। तो कंपनी अपने लिए जो भी डेडिकेटेड स्टोरेज बनाती है जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ वहीं के एम्प्लॉयज को होता है, तो वो आपके पास कहलाता है क्लाउड सर्वर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेडिकेटेड, इसके बारे में लिखो डेडिकेटेड, डेडिकेटेड स्टोरेज, डेडिकेटेड स्टोरेज ऑन रिमोट सर्वर, यानी वहां पर नहीं होता, कहीं और होता है। ओनली अवेलेबल टू, ओनली अवेलेबल टू अ कंपनी, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं आप सिर्फ वहीं पर वो डाटा रख सकते हैं, चला सकते हैं। आप में से किसी के अब्बू या भाई सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस है या उधर काम करते हो, या आपकी कोई रिलेटिव हो, तो आप उनसे पूछना। वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में पाबंदी होती है कि वो कोई यूएसबी वगैरह लेके आना जाना नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनी मतलब सॉफ्टवेयर बना के दे रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज को, तो उनके क्लाइंट्स होते हैं। तो कोई बंदा जो भी कोड लिखा जा रहा है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट ना कर ले, वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि कोई वहाँ यूएसबी इस्तेमाल नहीं करे। और इवन सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, है ना, गूगल फोटोज अगर तुम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि वो सबके साथ नहीं है, मतलब सबको एक्सेस नहीं है, तो वो प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी है। तो अब क्या होता है, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ। जैसे तुम प्राइवेट क्लाउड की मिसाल फोटोज से अगर रिलेटेड ले रहे हो, तो एक प्रोडक्शन कंपनी है, फिल्म्स बनती हैं, हॉलीवुड में बॉलीवुड में फिल्म्स बनती हैं। तो अब उसमें वो जो भी उस वक्त की शूटिंग होती है, उस डे की शूटिंग होती है, उस डे की शूटिंग को वो अपने डिवाइस में भी रखते हैं, कैमरा में भी रखते हैं, और साथ साथ उसको क्लाउड में भी डालते हैं। लेकिन वो जो क्लाउड होता है, क्या उस पर सबका एक्सेस होता है? अभी तो मूवी बन रही है ना, मूवी बनी तो है नहीं, बाद में एडिटिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो डाटा तो सेंसिटिव है ना। अगर वो लीक हो गई तो उनकी सारी मेहनत अभी जाया हो जाएगी जब तक पूरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। तो अब क्या होगा, वो प्रोडक्शन हाउस अपना कोई ना कोई, ठीक है, वो प्रोडक्शन हाउस अपना कोई ना कोई एक रिमोट सर्वर बनाएगी, जिसके ऊपर डेली बेसिस पे होने वाली रिकॉर्डिंग्स जो हैं उसका डाटा उसमें मौजूद होगा, और उसका एक्सेस किसी को भी नहीं होगा। सिर्फ 3 4 5 लोग जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं या एक्टर्स हैं, उनके पास उसका एक्सेस होगा। वही सिर्फ उसको आईडी पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकेंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? बताना, सब जाग रहे हो ना? फिर इसके बाद अगली चीज आ जाती है कि बेनिफिट बताओ कंपनी के प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज पब्लिक के मुकाबले में। देखो पब्लिक तो वैसे भी प्रोन टू साइबर अटैक हो सकती है, अगर पब्लिकली करोगे किसी चीज को तो सिक्योरिटी इशू तो सबसे पक्की बात है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्राइब द बेनिफिट टू द कंपनी ऑफ यूजिंग प्राइवेट क्लाउड। अब यहाँ पर ये कि अब आप किसी प्राइवेट क्लाउड की सर्विस नहीं ले रहे हो, वो पब्लिक क्लाउड की सर्विस नहीं ले रहे हो, यानी आपने अपना ही सर्वर बना लिया। यही मतलब हुआ ना प्राइवेट क्लाउड का, तो मतलब है कि आपका अपना ओन सर्वर कंपनी में मौजूद है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज लिखोगे कि यू आर नॉट रिलायंट ऑन अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मुराद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी पे रिलाय नहीं कर रहे कि वो आपका डाटा अपने पास होल्ड करे। तो पहला पॉइंट इसका आप लिख सकते हो कि नॉट रिलायंट, ठीक है, नॉट रिलायंट ऑन अ
थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी पे रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। इट गिव्स कंट्रोल, इट गिव्स कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओवर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, आप उससे बोलो कि भाई हमें एक प्राइवेट क्लाउड बना के दो जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग अपना डाटा रख सके, ठीक है। इसके एक फायदा ये भी होता है कि ये बैकअप वगैरह भी देता है। इट ऑल्सो गिव्स कंट्रोल ओवर द बैकअप, इट ऑल्सो गिव्स कंट्रोल ओवर बैकअप। आप उसके अंदर बैकअप भी रख सकते हो अपना डेटा का। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रोडक्शन हाउस है मूवी फिल्म्स बनाने वाला, वो अपना बैकअप भी उसके ऊपर रख रहा होता है, ठीक है ना। और उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। उस स्टोरेज से आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आप इस तरह लिख सकते हो कि ग्रेटर अमाउंट, इसकी कोई फीस भी नहीं देनी होती, आपकी कंपनी का अपना क्लाउड स्टोरेज है। जैसे गूगल के लिए तो मुझे सालाना फीस देनी पड़ रही है, लेकिन इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका अपना क्लाउड आपकी कंपनी में होगा, तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टोरेज आपको मिलेगी। स्टोरेज फॉर फाइल शेयरिंग, फॉर फाइल शेयरिंग। अब नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर लोग अपने अपने पीसीस पे काम करते हैं। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक शख्स नहीं करता, पूरी टीम करती है। तो हर टीम का मेंबर अपने अपने जिम्मे का काम करके एक जगह पर फाइल स्टोरेज सर्वर पे डाल सकता है। इससे ये फायदा होगा कि जो बॉस होगा उसको एक व्यू भी मिल जाएगा कि किसने कितना काम किया है। और अगर किसी का काम दूसरे के काम से इंटीग्रेटेड होगा तो वो बआसानी अपनी सीट से उठे बिना उस चीज़ को एक्सेस कर लेगा। बच्चों आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, सारी बातें क्लियर हैं, सबको समझ में आ रही हैं। अबियान, अलिशबा, बिलाल, फरहाना, हमजा, हसन, हसनैन, हसन, इब्राहिम, फसी, मरियम, ताहा, जयान एंड जरवा, आप लोग समझ रहे हो सारी बातें। अगले सवाल पे आते हैं, वी कैन हैव वन और टू मोर क्वेश्चन। अब इसका ये वाला सवाल है, इसका रेफरेंस लिखो अक्टूबर नवंबर 2023। अक्टूबर नवंबर 2023 का ये सवाल है। इस सवाल के अंदर आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है फंक्शन ऑफ या रोल ऑफ राउटर। यार ये हम कर चुके हैं अभी पीछे, आपने देखा होगा कि राउटर का काम ये होता है कि वो एफिशिएंट पैकेट डिलीवरी देखता है ना। तो उसमें वो पैकेट को रिसीव करता है, एनालाइज करता है, ये सब मैं पीछे लिखवा के आया हूँ इसी लेक्चर में। ये हमने 3-4 पॉइंट्स बात कर ली हैं। जैसे पैकेट को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना, उसको फॉरवर्ड करना और राउटिंग टेबल मेंटेन करना, ये 4 बातें मैं कर चुका हूँ, यहाँ 3 पॉइंट के लिए लिख सकते हो। हाँ, ये एक नया सवाल है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि तुमने स्विच, वैप और ब्रिज के बारे में बताना है। ये बड़ा आसान सा है। तुम्हें याद होगा कि स्विच क्या करता है, स्विच की मदद से हम एक से ज्यादा डिवाइसेस को किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात आपको याद है? तो स्विच के बारे में लिख दो कि स्विच अलाउ टू और मोर डिवाइसेस, स्विच अलाउ टू और मोर devices to communicate to communicate with each other। यानी स्विच की मदद से डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ब्लैक कलर का स्विच था, उसमें लैन केबल्स लगा रहे थे हम। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? ये क्या करता है, ये रिसीव करता है ट्रांसमिशन को और फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन पे। तो एडिशनल पॉइंट में यहाँ लिखवा देता हूँ कि इट रिसीव्स, ठीक है, ट्रांसमिशन, जो भी ट्रांसमिशन डाटा की हो रही होती है उसको ये रिसीव करता है, ठीक है। एंड एंड फॉरवर्ड देम टू द डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड देम टू देयर डेस्टिनेशन, देयर डेस्टिनेशन। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए। यानी हमारे पास लैन केबल तो लगी होती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार हम हर जगह लैन केबल से तो डाटा कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम वायरलेस, देखो जैसे स्कूल है, स्कूल बहुत बड़ा है, तुम अपने मोबाइल फोन में लैन केबल थोड़ी लगाओगे। लैपटॉप है, अब तुम हर जगह तार ढूंढते थोड़ी भी रहोगे यार तार कहाँ है जहाँ से मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करूँ।
तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिखो, वायरलेस एक्सेस पॉइंट अलाउ करता है वायरलेस डिवाइसेस को कि वो उससे कनेक्ट करें। टू अलाउ वायरलेस वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस टू कनेक्ट टू वायर्ड नेटवर्क। जो वायर्ड नेटवर्क आ रहा है, मेरे घर में अभी ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड की तार आ रही है, राउटर में गई हुई है, वो एक वायर्ड नेटवर्क है। उस वायर्ड नेटवर्क से मेरा लैपटॉप और आईपैड वायरलेसली चल रहा है, ऐसा ही है ना? तो मैं कनेक्ट भी कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। फिर ब्रिज की बात आती है। ब्रिज का आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, ब्रिज कनेक्ट टू सिमिलर टाइप ऑफ लैन। एक तरह के जो लैन होते हैं उसको कनेक्ट करता है। आपको अगर याद हो कि मैंने बताया था कि भाई अगर ये एक लैन है किसी एक जगह पर, और ये दूसरा लैन है किसी एक जगह पर, उनको जो कनेक्ट करता है वो ब्रिज करता है। जैसे दो ऑफिसेज हैं, सही है, और वो दो ऑफिसेज जो हैं वो थोड़ा सा एक ही तरफ है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे हैं। तो उनके दो लाइंस जो हम बनाएंगे, यानी दो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, तो उन दो बिल्डिंग्स को ज्वाइन जो करेगा वो ब्रिज करे। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इट कनेक्ट टू लाइंस विद द सेम प्रोटोकॉल। इसके बारे में लिखो, इट कनेक्ट्स टू लाइंस, दो लाइंस को कनेक्ट करता है विद सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेम रूल्स के साथ, विद सेम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स। तो वो लैन जो सेम टाइप का प्रोटोकॉल रखते हैं, ये उनको कनेक्ट करता है। बच्चों, बताना आप लोग, क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। तो अभी ऐसे बता देता हूँ कि आपने करना ये है कि इन के और मजीद क्वेश्चंस ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए कर देता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ जाए क्वेश्चंस वगैरह का। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है, मैं उसके पेज नंबर आपसे शेयर करूंगा, आपने वो असाइनमेंट बना के वो मुझे सबमिट करा देने। तो इससे ये हो जाएगा इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हमारा चैप्टर 2 निमट जाएगा। हम थोड़ा सा वापस बैक टू ट्रैक ऑफ पेपर 2 भी आ जाएंगे। तो आपने करना ये है कि आई विल शेयर सम पेजेस विद यू that will contain past paper questions from chapter number 2. We will only be having 2-3 subtopics that inshallah we will be covering in the next class, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी यहाँ निमट जाएगा। बच्चों, होपफुली आपकी क्लास, आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। तो आप लोगों से अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल है तो आई एम हियर टू गिव द आंसर, रेस्ट यू गाइस आर अलाउड टू लीव।